अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अमेरिका की तारीख के एक दिलचस्प सफ़र पर निकलेंगे। अमेरिका जो आज दुनिया की एक बड़ी ताकत के तौर पर जाना जाता है, इसकी बुनियाद कैसे रखी गई और किन अहम तारीखी वाक़यात ने इस मुल्क को मौजूदा शक्ल दी। आए हम आपको अमरीकी तारीख के अहम तरीन लम्हात से लेकर इसके इर्तिका तक की मुकम्मल कहानी सुनाते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका में आमद ने यूरोपियों के लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। कोलंबस स्पेन के बादशाहों की जानिब से नए तजारती रास्ते की तलाश में निकला था, लेकिन कोलंबस की वजह से अमेरिका यूरोपी नौआबादियात का मरकज़ बन गया। स्पेन और पुर्तगाल ने सबसे पहले जनूबी और वस्ती अमेरिका में नौआबादियात कायम की, जबकि बरतानिया, फ्रांस और नीदरलैंड ने शुमाली अमेरिका की तरफ रुख किया। यहाँ ये बताना दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि आम तौर पर कहा जाता है कि अमेरिका की दरियाफ्त कोलंबस ने की, हालांकि ऐसा नहीं है। इससे कई साल पहले यहाँ वाइकिंग्स आए थे। मेरी वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा है, जिसमें मैंने अमेरिका की दरियाफ्त से मुतल्लिक तफसील से बात की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें। 1607 में इंग्लैंड ने अपनी पहली मुस्तकिल नौ आबादी कायम की। इसके बाद मुख्तलिफ यूरोपी अक़वाम ने शुमाली अमेरिका में अपनी नौ आबादियात कायम की। इन इब्तदाई नौ आबादियात ने मुकामी अमरीकियों से रब्ता किया, जिन्होंने इन्हें ज़राअत और खुराक की फराहमी में मदद दी। ताहम इन ताल्लुकात में वक्त के साथ कशीदगी भी पैदा हुई। स्पेन और फ्रांस ने भी शुमाली अमेरिका में नौ आबादियाँ कायम की। स्पेन ने फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको में अपनी कॉलोनियाँ बनाई, जबकि फ्रांस ने क्यूबिक यानी मौजूदा कनाडा और लुइसियाना में अपनी आबादियाँ कायम की। इन नौ आबादियाती इलाकों में भी मुकामी अमरीकियों के साथ तजारती और सियासी रवाबत इस्तेवार हुए, ख़ास तौर पर फ्रांसीसियों के साथ जो फर ट्रेड में दिलचस्पी रखते थे। 18वीं सदी तक बरतानवी नौ आबादियात माशी और आबादी के लिहाज से तरक्की कर चुकी थीं। ताहम बरतानवी हुकूमत ने 1765 में स्टैम्प एक्ट और दीगर टैक्स आयद किए, जिससे नौ आबादियाती बशिंदों में बेचैनी पैदा हुई। इन टैक्सेस के खिलाफ नौ आबादियात में शदीद एहतजाज शुरू हुआ, जिसकी क़यादत सन्स ऑफ लिबर्टी जैसे गिरोहों ने की। 1773 में बूस्टन टी पार्टी का वाक़या बरतानिया और नौ आबादियात के दरमियान कशीदगी को बढ़ावा देने वाला वाक़या बन गया, जब नौ आबादियाती बशिंदों ने बरतानवी टी को बूस्टन बार्बर में फेंक दिया। 1775 में लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड की लड़ाइयों के बाद बाकायदा जंग शुरू हो गई। 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन ने आज़ादी का ऐलान लिखा, जिसमें रियासतों ने बरतानिया से मुकम्मल आज़ादी का ऐलान किया। जंग आज़ादी ने अमरीकी कौम के नज़रियाती और सियासी ढांचे की बुनियाद रखी और जॉर्ज वाशिंगटन की क़यादत में अमरीकी फ़ौज ने बरतानिया फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग जीती। 1783 में पेरिस मुआहदे के तहत बरतानिया ने अमरीका की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। आज़ादी के बाद अमरीका ने अपनी हुकूमती निज़ाम की बुनियाद रखने के लिए एक आइन तश्कील किया, जिसमें वफाकी हुकूमत की तश्कील और रियासतों के हकूक़ का तवाज़ुन कायम किया गया। 1799 में जॉर्ज वाशिंगटन पहले सदर बने और नए आइन के तहत हुकूमत का आगाज़ हुआ। 1791 में आइन में बिल ऑफ राइट्स का इजाफा हुआ, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़ की ज़मानत दी गई, जैसे आज़ादी इजहार, मजहबी आज़ादी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात।
اس آئینی دور نے امریکہ کو ایک مضبوط وفاقی جمہوریہ کے طور پر مستحکم کیا۔ 1803 میں لوئیزیانا خریداری کے معاہدے کے تحت امریکہ نے فرانس سے وسیع علاقے خریدے، جس سے ملک کی سرحدیں مغرب کی طرف بڑھ گئیں۔ مغربی توسیع نے نئے وسائل اور زمینوں کی فراہمی کی، لیکن یہ بھی مقامی امریکیوں کے ساتھ تصادم کا باعث بنی۔ اس دوران لیوس اور کلارک نے مغربی امریکہ کی کھوج کی اور بحر الکاہل تک کے علاقوں کو دریافت کیا۔ مغربی توسیع کے ساتھ ساتھ مقامی امریکی قبائل کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا گیا۔ 1830 میں انڈین ریموول ایکٹ کے تحت ہزاروں مقامی امریکیوں کو زبردستی ان کی آبائی زمینوں سے نکال کر مغرب کی طرف منتقل کیا گیا، جسے آنسوؤں کا سفر کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ امریکہ کی تاریخ کا تاریک باب ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں غلامی ایک بڑا سیاسی اور سماجی مسئلہ بن چکا تھا۔ جنوبی ریاستوں میں زراعت کی معیشت غلامی پر منحصر تھی، جبکہ شمالی ریاستیں اس کے خلاف تھیں۔ 1860 میں ابراہم لنکن کی انتخابی فتح کے بعد جنوبی ریاستوں نے وفاق سے علیحدگی کا اعلان کیا اور خانہ جنگی چھڑ گئی۔ امریکہ کی خانہ جنگی کا بنیادی سبب غلامی، ریاستوں کے حقوق اور وفاقی حکومت کا دائرہ اختیار تھا۔ شمالی اور جنوبی ریاستوں کے درمیان شدید نظریاتی اختلاف تھے۔ جنگ کا آغاز 1861 میں جنوبی فوج کے حملے سے ہوا۔ 1863 میں ابراہم لنکن نے آزادی کا اعلان جاری کیا، جس میں غلامی کے خاتمے کا اعلان کیا گیا۔ خانہ جنگی نے امریکہ کی بنیادی سیاسی اور سماجی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن بالآخر شمالی ریاستوں کی فتح ہوئی۔ 1865 میں جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ نے غلامی کو ختم کیا اور ریاستوں کو دوبارہ وفاق میں شامل کیا۔ جنگ کے بعد تعمیر نو کا دور شروع ہوا، جس میں جنوبی ریاستوں کو دوبارہ وفاقی حکومت میں شامل کیا گیا۔ اس دوران سابق غلاموں کو حقوق دیے گئے اور ان کی تعلیم، معاشرت اور سماجی ترقی کی کوشش کی گئی۔ 19ویں صدی کے آخر میں امریکہ میں صنعتی انقلاب نے زور پکڑا۔ کارخانے، ریلویز اور بجلی کی ترقی نے امریکہ کو دنیا کی ایک بڑی اقتصادی طاقت بنا دیا۔ نئی ایجادات اور مشینوں نے معیشت میں انقلاب برپا کیا، جیسے اسٹیل انڈسٹری، ریلویز اور مشینری نے امریکی معیشت میں انقلاب برپا کیا۔ امریکہ کے شہری علاقوں میں روزگار کے مواقع بڑھ گئے اور زراعت پر انحصار کم ہوتا گیا۔ یہ صنعتی ترقی نہ صرف ملک کی معیشت میں اضافہ کا باعث بنی، بلکہ شہری علاقوں میں آبادی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی ہجرت نے سماجی ڈھانچے میں تبدیلیاں لائیں۔ 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے آغاز میں یورپ، ایشیا اور دیگر خطوں سے لاکھوں افراد امریکہ میں ہجرت کر آئے۔ امریکہ نے خود کو امیگریشن کی سرزمین کے طور پر پیش کیا اور اس کے شہریوں کا تنوع بڑھتا چلا گیا۔ نیو یارک کی ایلس آئی لینڈ امیگریشن کے لیے ایک اہم مرکز بن گئی، جہاں نئے آنے والے تارکین وطن کو ملک میں داخلہ ملتا تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے آغاز میں امریکہ غیر جانبدار رہا، لیکن 1917 میں جرمن آبدوزوں کے حملوں اور دیگر عوامل کی وجہ سے امریکہ اتحادی قوتوں میں شامل ہو گیا۔ امریکی فوج نے جنگ کے آخری مراحل میں اہم کردار ادا کیا اور جنگ کے خاتمے میں مدد دی۔ اس جنگ کے بعد امریکہ نے ورسائلز معاہدے اور لیگ آف نیشنز کی تشکیل میں کردار ادا کیا۔ اسی طرح دوسری عالمی جنگ کے آغاز میں بھی امریکہ غیر جانبدار تھا، لیکن 7 دسمبر 1941 کو جاپان کے پرل ہاربر پر حملے کے بعد امریکہ باقاعدہ جنگ میں شامل ہو گیا۔ امریکہ نے اتحادی فوج کے ساتھ مل کر یورپ میں جرمنی اور اٹلی اور بحر الکاہل میں جاپان کے خلاف لڑائی لڑی۔ 1945 میں دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد امریکہ ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھرا۔
जंग के दौरान अमेरिका ने एटम बम तैयार किया और हिरोशिमा और नागासाकी पर हमले के जरिए जंग को ख़त्म करने में मदद दी। इसके बाद अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया और आलमी बरादरी में अपनी फ़ौजी और इक़्तिसादी बरतरी को मजबूत किया। दूसरी आलमी जंग के फ़ौरन बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान सर्द जंग का आगाज़ हुआ। ये एक नज़रियाती, सियासी और फ़ौजी तनाज़ो था जिसमें अमेरिका ने सरमायादारी और जमहूरियत की हमायत की, जबकि सोवियत यूनियन ने कम्युनिज़्म और मरकज़ी हुकूमत का दिफा किया। दोनों ताकतों के दरमियान कई महाज़ों पर जंग हुई, जिनमें कोरिया की जंग और वियतनाम की जंग शामिल हैं। 1960 की दहाई में अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान खलाई दौड़ का आगाज़ हुआ। 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चांद पर कदम रखा, जो सर्द जंग के दौरान अमेरिका की एक फतह थी। 1991 में सोवियत यूनियन के ज़वाल के बाद सर्द जंग का खात्मा हो गया और अमेरिका आलमी सियासत में वाहिद सुपर पावर के तौर पर उभरा। इसके बाद अमेरिका ने मशरकी यूरोप और दुनिया भर में जमहूरियत को फ़रोग़ देने के लिए सरगर्म किरदार अदा किया। अमेरिका की तारीख़ मुख्तलिफ़ अदवार, चैलेंजेस और कामयाबियों की एक दास्तान है। यह मुल्क अपने आगाज़ से ही जिद्दोजहद, तरक्की और तब्दीलियों से गुज़रता रहा है। नौआबादियाती दौर से लेकर जदीद दौर तक अमेरिका ने मुख्तलिफ़ दाखिली और ख़ारजी बहरानों का सामना किया और इन्हें हल किया। अमेरिका की तारीख़ दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया की कहानी है, जो जिद्दोजहद के साथ मजबूत हुआ और आज एक आलमी ताकत के तौर पर खड़ा है। इसके सफ़र की कहानी मुसलसल जारी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।